पुराना पेंशन जो लोगों का डिमांड, ये यूनिफाइड बिल क्या है पूछे हैं? कौन परसेंटेज दस्ट होगा, कितना काम करेगा, जितना काम करेगा। पुराना पेंशन कुछ और है। पुराने पेंशन पर न सवाल है भाई। कर्मचारी, अच्छा ये पुराने कर्मचारी से लेके सबका सवाल है। तो यूनिफाइड पेंशन तो समझिए कि इस सरकार की सबसे मतलब बकवास निर्णय है। यह कर्मचारी को मजदूर बनाने वाला निर्णय है। बिल्कुल कृपा आप करेंगे, मतलब सारे बेईमानी शैतानी को ढकने के लिए आपने हर मुद्दे में कॉरपोरेट को बेनिफिट और कॉरपोरेट सिस्टम को लाना। ये कर्मचारी के लिए कोई यूनिफाइड पेंशन नहीं है। इस पेंशन का कोई औचित्य नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे काम करती है, सोच समझकर काम करती है, विचार करके काम करती है, एडहॉक निर्णय काम नहीं करती, और जो भी करती है वो जनहित में होता है। और यहां का जनहित 23 लाख कर्मचारी और उनके परिवार। हमारे प्रधानमंत्री जी मांगों को सुनते हैं, समझते हैं और संवेदनशील रहते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय मंच से कांग्रेस पार्टी इन जनरल एंड राहुल गांधी इन पर्टिकुलर, प्लीज टेल द नेशन, डिड यू इंप्लीमेंट द ओल्ड पेंशन स्कीम एज प्रॉमिस्ड इन द हिमाचल इलेक्शन? देखिए, ये सरकार ना सरकारी एम्प्लॉइज की परवाह कर रही है, ना जनता की परवाह कर रही है। ऐसी स्कीम्स लेके आती है जिससे लोग और परेशान हो जाते हैं। जो पेंशन दी जाती थी वो सीधी सादी पेंशन दी जाती थी। अब एम्प्लॉइज़ की सैलरीज के ऊपर डिपेंड करती थी। पिछले 70 सालों में पेंशन का यही तरीका रहा है। नए नए रास्ते तलाश करते हैं कि जिससे इन लोगों को फ़ायदा पहुँचे। इनकी दिलचस्पी एम्प्लॉइज़ को फ़ायदा पहुँचाने की नहीं है, इनकी दिलचस्पी अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। केंद्रीय गृह मंत्री का सर बयान आया नक्सलिज्म को लेकर। उन्होंने कहा कि अब तक कुल पिछले 10 साल में 6,617 कैजुअलिटीज इस पूरे मामले में हुई है, चाहे वो सिक्योरिटी पर्सनल हो, चाहे वो सिविल लोग हों। 70% रिड्यूस किया गया है नक्सलाइजिज्म को, और 2026 तक इस पर पूर्णतः लगाम लगा दी जाएगी। देखिए, भारत सरकार जो बीजेपी की सरकार है, कोई भी काम आज के लिए नहीं करती है, हर काम भविष्य के लिए करती है। 2026 में हम ऐसा कर देंगे, 2030 के अंदर हम ऐसा कर देंगे। जो डाटा सरकार देती है वो बेबुनियाद डाटा है। बीजेपी के नेता ही कहते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन दी जा चुकी हैं कि गलत डाटा दिए जाएं देश के लोगों को गुमराह करने के लिए। सवाल ये है कि इतने फौजी जो मारे गए, इतने पुलिस वाले मारे गए, इतने सिविलियंस मारे गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अमित शाह जी तो बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं। वो चाहे भारत के दूसरे इलाके में हो या भारत के कश्मीर में हो, हर तीसरे दिन खबर आती है हमारे फौजी मारे जा रहे, और अमित शाह जी बयान दे देते हैं कि कमी आ रही है, कमी आ रही है। तो ये देश के लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते। प्रयागराज में अपनी बात रखते हुए कहा कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए और 50% की रिजर्वेशन कैप जो है वो होनी चाहिए, उसका हटना हम लोग मंजूर नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लेटरल एंट्री का जो मामला है उसमें मैं गारंटी दे रहा हूँ 90% वाला कोई नहीं मिलेगा। देखिए, ये सही है कि देश के अंदर ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी के अंदर, सरकारी मुलाजमों के अंदर SC, ST, OBC और मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। बिल्कुल रायशुमारी होनी चाहिए, सेंसस होना चाहिए, देश के लोगों को पता चलना चाहिए किसकी कितनी आबादी है। मुझे नहीं समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या परेशानी है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। 1931 में अंग्रेज ने OBC का सेंसस कराया था, उसके बाद 1941 में कराया था, उसके बाद 2011 में UPA की सरकार में हुआ, लेकिन वो डाटा नहीं आ पाया। 1931 का डाटा अभी भी मौजूद है।
तो अगर दोबारा सेंसस होता है तो इसमें बीजेपी को क्या परेशानी है? मुख्यमंत्री का एक बयान आया है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर उन्होंने बात की। दोनों ही पार्टियों ने कहा कि आर्टिकल 370 रिस्टोर किया जाएगा। वहीं पीडीपी ने भी आर्टिकल 370 रिस्टोर करने 35A की बात की है। हेमंत विश्व शर्मा ने निंदा की है, कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में अस्थिरता लाएगा। उमर अब्दुल्ला अटल जी की सरकार में मंत्री थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस था, और आसाम के ये मुख्यमंत्री उस वक्त कांग्रेस के अंदर थे। क्यों नहीं आपने उस वक्त ऑब्जेक्शन किया? क्यों नहीं एतराज़ किया कि ये एंटी नेशनल पार्टी है, इसके साथ अलायंस नहीं होना चाहिए? अगर शेख अब्दुल्ला ना होते, जो उमर अब्दुल्ला के ग्रैंडफादर थे, तो कश्मीर भारत का नहीं पाकिस्तान का हिस्सा होता। बीजेपी के नेताओं को यह एहसास नहीं है। शेख अब्दुल्ला इन तमाम लोगों से, चाहे वो आसाम के मुख्यमंत्री हों, राजस्थान के मुख्यमंत्री हों या बीजेपी के दूसरे नेता, इनसे ज़्यादा देशभक्त थे। इसलिए इस तरीके के सवालात उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आपने तो पीडीपी से समझौता किया था, और पीडीपी ने चुनाव होने के फौरन बाद पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था कि पाकिस्तान ने चुनाव होने दिया, हम उसके शुक्रगुजार हैं। तो कौन है देशद्रोही, आप हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है? महाराष्ट्र में बदलापुर हालात नाजुक हैं। अजीत पवार का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। डोंट इवन थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकंड टाइम। देखिए, जब इस तरीके के वाक़यात किसी ऐसे प्रांत में होते हैं जहाँ विपक्ष की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, क़यामत बर्पा कर देते हैं। बंगाल के अंदर क्या हो रहा है? लगातार हंगामा बर्पा है। उत्तराखंड के अंदर क्या हुआ? आपकी सरकार है, एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में क्या हुआ? सिर्फ एक बयान आएगा, गुनाहों को बख्शा नहीं, गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये बयान तो ममता बनर्जी भी दे रही है कि गुनाहगारों को नहीं बख्शा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस देश में विपक्ष को बदनाम करना चाहती है, और खुद प्रशासन कमज़ोर है, खुद ठीक तरीके से सरकार चला नहीं सकते, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या उत्तराखंड हो। बिहार में तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि हालात काफ़ी ख़राब है, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, हर मोर्चे पर सरकार विफल है और हालात चिंताजनक बने हुए हैं। निश्चित तौर से महंगाई आसमान छू रही है। गरीब आदमी के लिए खाने के लिए रोटी नहीं है। सरकार खुद कह रही कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। इस देश के अंदर जहां 150 करोड़ की आबादी है, मुश्किल से 7.5 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स पे किया है। वो भी बड़ी तादाद उन लोगों की है जिन्होंने ज़ीरो रिटर्न्स फाइल किया है। गरीबों का देश है और हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है। जो पेट्रोल डीजल 40 रुपए में ख़रीदा जा रहा है, वो आप जनता को 100 रुपए में दे रहे हैं, और इसके बावजूद कहते हैं कि आप जनता के हित में फैसले करते हैं। ये सरकार जनता के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। कोई ऐसा काम करने को तैयार नहीं जिससे देश की जनता का फ़ायदा हो, सिवाय नफ़रत फैलाने के, हिंदू मुस्लिम करने के, बुलडोज़र चलाने के, 370, 3 तलाक, लव जिहाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यही इनके मुद्दे हैं। बेरोज़गारी, महंगाई, देश की आर्थिक स्थिति, इन सब चीज़ों से इनका कोई वास्ता नहीं है। आखिरी सवाल सर आपका, बीजेपी ने चुनाव आयोग से दरखास्त की कि हरियाणा के चुनाव आगे किए जाए। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा। आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आपकी क्या राय है? चुनाव आगे कराएं कि पीछे कराएं, चुनाव तो बीजेपी को हारना ही है। और सिर्फ हरियाणा के अंदर नहीं, हरियाणा में हारेंगे, कश्मीर में हारेंगे, महाराष्ट्र के अंदर हारेंगे। आपने सारे चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराए? सिर्फ 2 स्टेट के चुनाव कराए। फैसले तो आप करते हैं, इलेक्शन कमीशन वो करता है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। आज आप हरियाणा में देख रहे हैं कि आपकी सरकार नहीं बन सकती, उसे पोस्टपोन कराना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पोस्टपोन भी करा देंगे तो हरियाणा में आपके तमाम कैंडिडेट्स की बड़े तादाद में ज़मानतें ज़ब्त होंगी।
होता है कि जो 90% है उनको भी फ्रेम में लाया जा सके। आप भी मौजूद थे प्रोग्राम में, क्या देखते हैं किस तरह की चीजें जो उन्होंने कही इस पर? राहुल गांधी समाज में शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक या देश के रहने वाले जो लोग हैं, जनगणना चाहते हैं। जब जनगणना हो जाए जाति आधारित, तो उसके बाद जो वंचित, शोषित या समाज में पिछड़े हैं, इनको उनका अधिकार मिले जिससे वो वंचित है। उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए और वो उदाहरण सच्चाई का 100% आईना है। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि अगर इससे मेरा राजनीतिक नुकसान होता है, हो जाए, पर ये मेरे लिए राजनीतिक मिशन नहीं, मैं अपना घाटा सह लूंगा राजनीतिक, लेकिन इस मिशन से कदम नहीं खींचूंगा। हम सैल्यूट करते हैं राहुल गांधी के इस कमिटमेंट को। सर, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 तक वो देश से कर देंगे नक्सलवाद का सफाया, छत्तीसगढ़ में उन्होंने ऐसा कहा है, किस तरीके से देखते हैं तमाम डेटा? उन्होंने तो जब नोटबंदी आई थी तभी कह दिया आतंकवाद का सफाया हो जाएगा कश्मीर में। पिछले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। जो कश्मीर के वैलियों में होती थी वो जम्मू तक पहुंच गई उसकी आंच। कितने हमारे जवान मार दिए गए नक्सलवादी ऑपरेशन में। तो ये लोग हवाई हाँकते हैं, जमीन की धरातल पर कुछ नहीं है और इनमें साहस ही नहीं है कि नक्सलियों का अंत कर सके। ये अलग बात है कि हमारे वीर बहादुर जवान जो वहां पे कार्यरत हैं, वो अपनी जान पर खेलकर वहां पर एक अमन चैन कायम रखने की कोशिश कर रहा है। सेंटर ने जिस तरह से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च करी है, नई पेंशन स्कीम, कैसे देखते हैं? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बुराई थी? कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो, ये बहाल कर दें, वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। कर्मचारी हमारी नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, उनके भविष्य को, उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षा देना सरकार की गारंटी है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम से कम कुछ स्वीकार्य नहीं। राहुल गांधी जी का इस समय थोड़ा इलाज की जरूरत है। उनका मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। सबसे जो चिंता की बात है कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते हैं, ऐसा क्यों? वो कहते, उनसे जब पूछा गया कि आपकी जाति क्या है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे गाली दिया। अगर राहुल गांधी जी से जात पूछा जाए तो उनको लगता है कि गाली दिया गया है, तो फिर दूसरे की जात पूछते हैं तो वो भी तो गाली हुई। तो वो सबको गाली देना चाहते हैं और अपने को उससे बचाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति का मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। ये देश अपनी प्रतिभाओं से जिसको जो आगे बढ़ना होता है बढ़ता है, और इस देश के हर बच्चे में प्रतिभा है। जरूरत है समय पे उस प्रतिभा को तराशने की, लेकिन पता नहीं, चूंकि इन लोगों को इतना दिन से सत्ता में रहने का आदत हो गया था राहुल जी को, कि सत्ता से निकलने के बाद वैसे ही तड़प रहे हैं जैसे मछली को पानी से निकाल दो। पेंशन पॉलिसी सर पास कर दी गई है। इस देश के जितने सरकारी केंद्रीय कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों का एक लंबे समय से ये डिमांड था कि हमारा सेंट्रल पेंशन स्कीम को जो पुरानी थी वही लागू किया जाए। और आप सबको जानते हुए बड़ी खुशी की बात है कि 2 दिन पहले सेंट्रल पेंशन स्कीम को नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उन्होंने इसको मंजूरी दे दी है। अभी हम और ललन सिंह जी साथ में ही आए फ्लाइट से, वो भी बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे।
और मैं समझता हूं ये देश के जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो भी सरकारी कर्मचारी की जब नौकरी खत्म हो रही होगी या जब वो छोड़ रहे होंगे तो उसके 1 साल पहले जो उनका वेतन होगा उसका 50% उनको पेंशन के रूप में मिलेगा। और ये मुझे लगता है देश के लगभग 10 करोड़ लोगों के लिए, 10 करोड़ परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा समाचार है। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी बिहार में विकास नहीं हुआ है। सभी मामलों में बिहार पिछड़ भी रहा है। बेरोजगारी, महंगाई और भी कई सारे मामलों को उठा रहे हैं। देखिए वो तो खुद भी रहे, एक बहुत बड़ा वादा करके तेजस्वी बाबू आए थे कि हम आते ही 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। काफी 2.5-3 साल रहे तो 2.5-3 साल में कम से कम 5 लाख को तो दे देना चाहिए था, लेकिन 500 को भी नहीं दे पाए। तो तेजस्वी बाबू को मैं इतने कहना चाहूंगा, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार के हर एस्पिरेशन को हमने पूरा कर दिया है, लेकिन बिहार बहुत तेजी से विकसित राह पे चल रहा है और बिहार को इस बजट में 26,000 करोड़ रुपया दिया गया है। अब उसका तो विरोध कर रहे थे तेजस्वी बाबू। आप अगर विपक्ष में हो के भी बिहार के समर्थक हैं तो बिहार में जो इस बजट में स्पेशल दिया गया है, टोटल देखेंगे तो करीब 48,000 करोड़ का इसी बजट में है, लेकिन उसकी तारीफ करने की बजाय तेजस्वी बाबू को आदत पड़ गई है केवल विरोध करना है। मुझे लगता है जो बिहार को प्यार करता है वो बिहार के हर बेहतरी को स्वीकार भी करता है। राहुल गांधी ये जानना चाहते हैं कि अभी तक दलित या ओबीसी मिस इंडिया क्यों नहीं बनी? अरे यार छोड़ो उनके। राहुल गांधी आजकल कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, बोलते हैं मैं सरकार में आऊंगा तो कराऊंगा। क्या ऐसा लगता है 5 साल से पहले कुछ हो पाएगा? ये राहुल गांधी जी वही हैं ना जो प्रधानमंत्री का भी पन्ना फाड़ दिया करते थे और प्रधानमंत्री को क्षमा मांगना पड़ता था। मनमोहन सिंह जी की सरकार में राहुल गांधी जी का तो बहुत बड़ा कद था, तब आपने ये काम क्यों नहीं कर दिया? और सबसे बड़ी बात है कि आप देश को जातियों में क्यों बांटना चाहते हैं? ये देश में जाति पाति से ऊपर उठ के ये देश चलेगा तब विकास में जाएगा। बाकी तो जिसकी जो जाति है वो है, किसी की जाति छुपी नहीं। सब आधार कार्ड रखता है तो उसमें लिखना ही पड़ता है कौन कौन सी जाति है। मान लीजिए जो एससी कम्युनिटी से है उनको एससी का रिजर्वेशन मिल रहा है, जो ओबीसी है ओबीसी का रिजर्वेशन मिल रहा है, जो जनजातीय समाज से है उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। अब तो जो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, भूमिहार हो, लाला हो, मुसलमान हो, उसमें भी जो गरीब है उसको भी मिल रहा है रिजर्वेशन। तो इसके बाद भी आप खाली जाति जाति करके अगर देश को बांटना चाहते हैं तो राहुल जी अपनी जाति बता दो, आप किस जाति के हो ये बता दो। क्योंकि आपसे जब जाति पूछी जा रही है तो आप कह रहे हैं कि हमको गाली दिया अनुराग ठाकुर ने। अगर जाति पूछना गाली है तो आप पूरे देश को गाली क्यों दे रहे हो राहुल गांधी? ये देश पूछना चाहते। पेंशन पॉलिसी पास कर दी है, बहुत खुशी की बात है। मोदी है तो मुमकिन है। आज सेंट्रल पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है, पास किया गया है और इसके लिए पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों में, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों में बड़ी भारी खुशी है। थैंक यू मोदी जी। कलकत्ता में क्या हो रहा है? जो बातें सामने छन के आ रही हैं तो काफी। देखो, कलकत्ता की घटना पूरी मानवता को हिलाने वाली घटना है। अभी जो पता चल रहा है, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल सरकार ने अपराधियों को बचाने की कोशिश की है, उससे बहुत सारे सवाल आते हैं। अभी सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है और उसके बाद हम बात करेंगे। इंडिया से लोग क्यों चुप है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी। अब देखो, मेरा मन सिहर जा रहा है कि अब अपराध होगा तो भी आप उसमें पार्टी पॉलिटिक्स दे करके बोलोगे। पूरा देश हिला हुआ है, सारे डॉक्टर्स के साथ साथ जो भी आम आदमी, जिसकी बेटी होगी, जिसकी माँ होगी, सब लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा अपराध हुआ कलकत्ता में और राहुल गांधी इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ममता दीदी नाराज हो जाएगी। ये दोगलापन है और इस दोगलेपन को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर के
यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। आप सब जानते हैं साथियों कि सरकारी कर्मचारी देश भर में सामान्य नागरिकों की सेवा करते हैं, चाहे शिक्षक हो, स्वास्थ्य डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, सफाई कर्मचारी हो, पुलिस हो, रेलवे के कर्मचारी हो, डाक सेवा के कर्मचारी हो, कृषि वगैरह में हर एक फील्ड में सरकारी कर्मचारी देश भर में सेवा करते हैं और उस सेवा से समाज की एक व्यवस्था चलती है। और सदियों से सरकारी कर्मचारियों का बहुत एक महत्वपूर्ण किसी भी सोसाइटी में स्थान रहा है, चाहे पास्ट देखें, आज देखें, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज देखें, डेवलपिंग कंट्रीज देखें, सब जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, गवर्नमेंट के एक पूरे स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी वैल्यू रही है। सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स हमेशा से उठते आए हैं और समय समय पे बहुत अच्छे निर्णय भी लिए गए। खासकर जो सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन जिसको कहते हैं टेक्निकली, सुपर एन्युएशन के बाद में पेंशन जो मिलती है वो सामाजिक सुरक्षा का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण उसका पिलर है, उसका बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण भाग है। देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 months बिफोर सुपर एन्युएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग एज रहे, क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 years, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। राहुल गांधी की कास्ट सेंसस की बहुत चिंता हो रही है। कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को जातीय गणना पर, जनगणना पर बहुत चिंता हो रही है और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब जातीय गणना कराया और उस समय हम लोग INDIA में थे, 2 बैठक हुई मुंबई में, बेंगलुरु में। हम लोगों ने लगातार कहा कि इस पर जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए। उन्होंने नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया इसको। सुश्री ममता बनर्जी के दबाव में अब आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आज कह रहे हैं जातीय गणना होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। और जब हम लोगों ने करा लिया तो आज तक कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे तब की बात हम बता रहे हैं, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में जो जातीय गणना हुई उसका कभी उन्होंने प्रशंसा किया? नहीं किया। तो ये घड़ियाली आंसू वो बहाते हैं, वो जनता को भ्रमित करने के लिए एक स्लोगन देते हैं। ये उनका काम है, वो करते रहे, इसलिए वो कोई आधार नहीं है उनकी बात का। सर, पेंशन स्कीम पास कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छा है और राज्य सरकारों को भी चाहिए कि 18%, 18.5% पर वो भी आए।
कई राज्यों ने जो केंद्र की सरकार ने 10% से 14% किया उसको भी नहीं बढ़ाया। उसमें INDIA के रूल्ड स्टेट्स हैं, कई राज्य हैं, और अब केंद्र सरकार ने उसको 14% से बढ़ा के 18% कर दिया। इसलिए INDI और राहुल गांधी को चाहिए कि उनकी पार्टी का जो राज्यों में सरकार है उनको वो कहें कि केंद्र के इस मॉडल को अपने अपने राज्यों में भी लागू करें। लॉ एंड ऑर्डर पर केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम में झोल झाल है। लगातार विपक्ष मांग कर रहा था, श्री तेजस्वी यादव जी लगातार मांग कर रहे थे, दबाव बना रहे थे। ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार ने खत्म कर दिया, उसको लागू करने की मांग तेजस्वी यादव जी कर रहे थे। और जिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया गया था। ये चुनाव को देखते हुए ये सरकार ने लागू किया है, घोषणा की है, और वो कह रही है सरकार कि 2025 अप्रैल से शुरू होगा। तो सरकार की नीयत में खोट है, इसमें बहुत सारे झोल झाल हैं। सरकार की नीयत साफ है, केंद्र कर्मचारियों के प्रति सरकार अगर सहानुभूति रखती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार को लागू करना चाहिए। सरकार इस चुनाव को देखते हुए सिर्फ झुंझुना थमाने के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए इस स्कीम को लाई है, जो पुराने बोतल में नई शराब वाली कहावत है। राहुल गांधी ने कहा है कि कास्ट सेंसस जो है, जातीय जनगणना, देश के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि 90% जो तबका है वो सामने नहीं आ रहा। नहीं, ये मांग तो लगातार हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन कर रहा है, पूरे चुनाव में किया है। बिहार में तेजस्वी यादव जी सरकार में आए तो जातीय जनगणना का सर्वे कार्य कराया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, लेकिन जो लोग इसके विरोधी हैं, जो पच नहीं रहा था, वो लगातार अड़ंगे लगा रहे थे इस पर। इसलिए ये इंडिया गठबंधन लगातार, श्री राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम लोगों की मांग है, मजबूती से मांग है, और ये कराना ही पड़ेगा केंद्र सरकार को। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार महंगाई में आगे है, बाकी सब चीज़ों में आगे है, लेकिन तरक्की नहीं कर रहा। देखिए, बिहार में बहार है, किसकी बहार है? बिहार में अपराधियों की, भ्रष्टाचार की बहार है, और ये डबल इंजन की सरकार है। ये बात तेजस्वी यादव जी लगातार आंकड़ों के साथ कह रहे हैं और सरकार को आईना दिखा रहे हैं। ये लड़ाई है तेजस्वी यादव जी के 17 महीनों के कार्यकाल का, जब उप मुख्यमंत्री बने, सरकार में आए, और दूसरी ओर 17-18 वर्षों से बैठी ये एनडीए की सरकार है बिहार में। ये इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। हर 2 दिन के बाद कोई पुल हवा में बह रहा है, कोई हवा में गिर रहा है, और कोई पानी में बह रहा है। अपराध हर रोज कोई न कोई, कहीं न कहीं, हर जगह घटना घट रही है, लोगों को गोली मारा जा रहा है। तो ये अपराध में बिहार फर्स्ट है, भ्रष्टाचार में फर्स्ट है, बेरोजगारी में फर्स्ट कर दिया था। तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख नौकरी देकर के मिसाल कायम किया। तो इसलिए तेजस्वी यादव जी सरकार को घेर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। सरकार में बैठे लोगों के पास जवाब नहीं है।